नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है। उसकी आंखों से एक तेज नीली रोशनी निकलती है और वो नीला फूल धीरे धीरे खिलने लगता है। फूल के बीचों बीच से दिव्य नीलमणि चमकने लगती है। जैसे ही नंदिनी उस नीलमणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, दंश अचानक उसे जोर से धक्का दे देता है। दंश, ये तुम क्या कर रहे हो? वे नीलमणि छोड़ दो, तुम पागल हो गए हो क्या? अब मुझे सिर्फ यही नीलमणि चाहिए। और रही बात उस चाबी की, तो वो तो मैंने तुमसे उसी वक्त छीन ली थी जब तुमने नागलोक का द्वार खोला था। अब ये नागलोक और ये मणि सब मेरा है। नागलोक एक अत्यंत भव्य और रहस्यमयी साम्राज्य था, जहाँ की दीवारें मणियों से चमकती थीं। महारानी सर्पाक्षी अपने विशाल कक्ष में बैठी भविष्य के सपने बुन रही थी। अब मेरी बेटी 17 वर्ष की हो गई है। अब इस राज्य का तख्त है जो मैं अपनी बेटी को सौंप दूंगी। नागलोक की नई रानी मेरी बेटी नंदिनी बनेगी। सर्पांक्षी मन ही मन प्रसन्न हो रही होती है कि तभी वहां उनकी खास दासी रूपमती आती है। रूपमती, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? महारानी, एक बहुत ही बड़ी समस्या आ पड़ी है। हाँ बताओ, क्या समस्या है? मैं उसका समाधान करूंगी। आखिर इस राज्य में ऐसा क्या हुआ है? महारानी, ये समस्या हमारी राजकुमारी नंदिनी को लेकर है। तुम हमारी नंदिनी के बारे में क्या बातें कर रही हो? आखिर हमारी नंदिनी को क्या हो गया है? महारानी, आपको मेरे साथ एक जगह चलना चाहिए, वहीं आपको सब पता चलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। महारानी सर्पाक्षी दासी रूपमती के साथ महल से निकल पड़ती है। चलते चलते वो नागलोक के सबसे घने और डरावने जंगलों में पहुंच जाती है। ये क्या? तुम हमें नागलोक के इस वीरान जंगल में क्यों लेकर आई हो रूपमती? रानी माँ, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा की है। मेरे माता पिता ने भी आपकी सेवा की है। इस राज्य का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। रुकिए, अभी मैं किसी को बुलाती हूँ। रूपमती एक अजीब सी डरावनी चीख जैसी आवाज निकालती है। उस आवाज को सुनते ही पेड़ों के बीच से एक विशाल काला उल्लू फड़फड़ाते हुए उड़कर आता है और एक शाखा पर बैठ जाता है। ये उल्लू कैसा? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा भविष्य बताने आया हूँ महारानी सर्पाक्षी। तुम्हारी बेटी श्रापित है। अगर उसे इस राज्य की महारानी बनाया गया तो ये राज्य सर्वनाश हो जाएगा। ये कैसी बकवास बातें हैं? मुझे इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। मैं इस नागलोक का एक बहुत ही पुराना दूत हूँ। मुझे आज तक कोई नहीं देख पाया। जब राज्य पर घोर विपत्ति आती है तभी मेरा चेहरा कोई देख पाता है। इस दासी के द्वारा मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है क्योंकि तुम्हारी बेटी श्रापित है और इस वजह से मैं महल की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी इस श्रापित बेटी का अंत करोगी तभी तुम्हारा ये राज्य बच पाएगा, नहीं तो ये पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही वो रहस्यमयी उल्लू वहां से गायब हो जाता है। ये क्या? मैं अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? महारानी, प्रजा का जीवन आपकी ममता से बड़ा है। अगर राजकुमारी जीवित रही तो नागलोक की राख भी नहीं बचेगी। ठीक है, अगर मेरे राज्य के लिए यही सही है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। महारानी वापस महल आती है, जहाँ नंदिनी खुशी खुशी खेल रही होती है। वो दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। माँ, आज मैं पूरे नागलोक का भ्रमण कर आई हूँ। हमारा नागलोक सच में बहुत ही खूबसूरत है। क्या करूँ? मुझे ये फैसला करना तो नहीं है, पर मुझे अपने राज्य और प्रजा की चिंता है। मुझे ये कठोर कदम उठाना ही होगा। बेटी, तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा।
क्यों नहीं माँ, मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। सर्पाक्षी नंदिनी का हाथ मजबूती से पकड़ती है और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वो नागलोक की सीमा लांघकर समंदर के किनारे पहुंच जाती है। ये क्या, आप हमें नागलोक से बाहर इस समंदर के पास क्यों ले आई हैं माँ? इतने वक्त से मैं कहती थी मुझे बाहर जाना है, आप तो कभी नहीं लाती थी। मुझे माफ कर दो नंदिनी, पर मुझे अब ये करना ही होगा। फिर महारानी सर्पाक्षी नंदिनी को पूरी ताकत से गहरे समंदर में धक्का दे देती है। नंदिनी पानी में गिरने लगती है और डूबने लगती है। ये क्या माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे बाहर निकालिए माँ, मुझे बचाइए, मैं डूब रही हूँ। यही तुम्हारी किस्मत है नंदिनी, और अब तुम्हें मरना ही होगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? मैं आपकी बेटी हूँ। भला कोई माँ अब इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है जो अपनी ही संतान को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दे? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। महारानी सर्पाक्षी की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरते हैं और वो जादुई तरीके से वहां से ओझल होकर वापस महल चली जाती है। हे भगवान, क्या कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से बचा सके? कोई है? कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी मदद के लिए पुकार रही होती है कि तभी वहां कालिका नाम की एक बूढ़ी औरत भागती हुई आती है। वो नंदिनी को पानी में छटपटाते हुए देख लेती है। ये क्या बेटी, तुम डूब रही हो? रुको, मैं तुम्हें बचाती हूँ, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। कालिका जल्दी से एक रस्सी समंदर में फेंकती है। नंदिनी उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है और उसकी मदद से बाहर आ जाती है। किनारे पर पहुंचते ही नंदिनी निढाल होकर बेहोश हो जाती है। अरे, ये तो बेहोश हो गई। मुझे इसकी जान बचानी होगी। मुझे इसे तुरंत अपने घर ले जाना होगा। कालिका किसी तरह नंदिनी को सहारा देकर अपने घर ले आती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जब नंदिनी को होश आता है, वो खुद को एक अनजान झोपड़ी में पाती है। अब कैसी हो बेटी? घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो। तुम उस समंदर में कैसे गिर गई थी? मैं सच नहीं बता सकती हूँ, वरना ये मुझे निकाल देंगी अपने घर से। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस इतना पता है कि मैं पानी में थी और मेरा दम घुट रहा था। आपने मेरी जान बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटी, अब तुम यहाँ मेरे पास ही रहोगी। ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो लोग मुझे फिर से ढूंढ ना लें। कोई तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। अब से तुम मेरी बेटी हो और ये तुम्हारा घर है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। नंदिनी कालिका का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और घर के सारे काम करती है। फिर एक दिन नंदिनी चांदनी रात में घर के बाहर बैठकर चांद को देखकर अपनी माँ को याद कर रही होती है। माँ, कितने दिन हो गए मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कितने सारे प्रश्न हैं और मुझे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं पता। नंदिनी परेशान होकर तारों को देख रही होती है कि इतने में दंश वहां आकर खड़ा हो जाता है। वो नंदिनी को देखता रहता है। तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। अम्मा, अम्मा देखो ना, कोई चोर आ गया है। घर का सारा सामान छुपा दो। इतने में अंदर से कालिका भागकर आती है और वो दंश को देखते ही खुश हो जाती है। अम्मा, ये क्या? ये तो चोर है और आप इसको देख के खुश लग रही हैं। अरे बेटी, ये मेरा बेटा है। ये पूरे 1 महीने बाद पड़ोस के गांव से लौटा है। ये कोई चोर नहीं है। हाँ, ये मेरी माँ है। और तुम इतना डर गई? तुम क्या यहीं रहती हो क्या? हाँ बेटा, ये भी अब मेरे ही साथ रहती है। भला ये कहाँ जाती तो सचा। चलो
इसे भी अपने पास ही रख लेती हूँ। चलो अच्छी बात है माँ, आपको तो भला करने की आदत है, तो कोई बात नहीं, ये भी यहाँ रह लेगी। फिर दंश कमरे के अंदर चला जाता है। सच में अम्मा, आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा है। उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। उसकी जगह घर में मैं रह रही थी। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो वे गुस्सा करता। नहीं बेटी, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह हर वक्त एक औरत की इज्जत करता है। और मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे दंश से करवाऊंगी। मैं ये पहले ही सोच चुकी हूँ। कालिका चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और नंदिनी और दंश एक दूसरे से दोस्ती करते करते करीब आने लगते हैं। तभी एक दिन नंदिनी अकेले में बैठी मन में कहती है, एक अजीब सी घबराहट तारी रहती है। हर समय भारीपन रहता है मेरे मन में। नंदिनी परेशान हो रही होती है कि तभी वहां दंश आकर बैठ जाता है। क्या बात है नंदिनी, क्या हो गया? तुम बहुत घबराई हुई दिख रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा देखो नंदिनी, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं सही बताऊं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। माँ भी इस विवाह के लिए तैयार है। अब तुम बस एक बार मान जाओ तो पंडित जी से बात कर लूं। मैं माँ की बात का बहुत मान रखता हूं, उनको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। अब तुम भी इसके लिए तैयारी करो, बताओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच भी नहीं सकती। होगा, जरूर होगा, क्योंकि माँ यही चाहती हैं। इतना कहकर दंश वहां से निकल पड़ता है। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। दंश हर दिन उससे एक ही सवाल करता, विवाह का सवाल। एक दिन नंदिनी ने सोचा, इस घर में रहना तो दंश से विवाह करना ही होगा। सर छुपाने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। क्या करूं? और फिर नंदिनी ने हाँ कर दी थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। नंदिनी भी विवाह के नाम पर खुश रहने लगी थी, क्योंकि दंश एक अच्छा लड़का था। एक दिन नंदिनी घर में बैठी थी, तभी दंश धीरे से निकलकर घने जंगलों में जाता है, जहां कालिका लकड़ियां समेट रही थी। दंश बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं नंदिनी से विवाह करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा था। तेरे लिए मैंने दूसरी लड़की पसंद की है। ये तो नागलोक की नागिन है, तुझे खा लेगी। दंश का दिल जैसे पत्थर का हो गया हो। वो अपनी माँ की बात सुनकर सन्न रह जाता है, पर अगले ही पल उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। नहीं 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 नहीं, वो नागिन नहीं हो सकती माँ। क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं, ये गलत है। मैं सच कह रही हूँ बेटा, और अब वक्त आ गया है वह करने का जो हमें करना चाहिए। दंश गुस्से से आग बबूला होकर घर पहुंचता है, जहां नंदिनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ दंश, तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई? मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। तुम एक नाग कन्या हो, नाग कन्या। तुमने हमसे अपना सच क्यों छुपाया है? निकल जाओ मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे अपना लो। मैं तुम्हारी सेविका बनकर भी रहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मेरी शादी किसी और से तय हो चुकी है और अब मैं उसी से शादी करूंगा। निकल जाओ तुम यहाँ से, निकलो। इतना कहकर दंश नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। नंदिनी फूट फूट कर रोते हुए घने जंगलों की तरफ चली जाती है। दंश घर में अकेला बैठा रहता है, पर उसका मन अशांत था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने उसे निकाल तो दिया,
पर मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नहीं 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 नहीं, मैं एक नागिन की फिक्र नहीं कर सकता, नहीं। तभी वहाँ कालिका आती है। क्या हुआ बेटा, तुमने उस नागिन को घर से निकाल दिया ना? हाँ माँ, निकाल दिया, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है माँ, अजीब सी बेचैनी हो रही है माँ। तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा बेटा, वह हमारे इंसानी लोक में शामिल होने वाली नहीं है। दंश बिना कुछ कहे अचानक घर से बाहर की ओर भागता है। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वो नागिन हो या कुछ भी हो, मैं विवाह तो उसी से ही करूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हाँ। दंश भागते हुए उसी घने जंगल में पहुंचता है जहां नंदिनी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। देखो देखो, तुम नागिन हो या जो कुछ भी हो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, सिर्फ तुमसे। क्या सच में? तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। चलो हम तुम्हारी दुनिया नागलोक चलते हैं, वहां हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हमारी माँ हम दोनों को एक नहीं होने देगी नंदिनी। ठीक है, तो चलो। फिर नंदिनी एक मंत्र पढ़ती है जिससे एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल दंश और नंदिनी नागलोक के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। अब इसके अंदर कैसे जाओगे? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे पास एक गुप्त चाबी है जो मेरी माँ ने बहुत संभाल कर रखी थी। उन्होंने इसे नागलोक से बाहर आने जाने के लिए सुरक्षित रखा था। रुको, अभी द्वार खोलती हूँ। नंदिनी फिर से एक मंत्र पढ़ती है जिससे हवा में एक चमकती हुई चाबी प्रकट हो जाती है। नंदिनी उस चाबी से नागलोक का विशाल द्वार खोल देती है। चारों तरफ बेशकीमती हीरे, मोती और अनमोल रत्न जड़े होते हैं। ये क्या? ये तो बहुत ही बेशकीमती नागलोक है। बाप रे, यहाँ इतनी कीमती चीजें हैं। लेकिन नंदिनी, ये बताओ यहाँ की सबसे कीमती वस्तु क्या है? हमारे पास एक नील मणि है। अगर वह मणि किसी गलत हाथों में चली गई तो हमारे नागलोक की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे नागलोक भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये नागमणि मतलब होगी कहाँ? तुम्हारे इस विशाल लोक में उसे ढूंढना तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब लगभग नामुमकिन। दंश, तुम अब मेरे होने वाले पति हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें अपने नागलोक का पूरा सच बताऊं। तुम मेरे साथ चलो। नंदिनी दंश को लेकर नागलोक के सबसे सुरक्षित हिस्से में जाती है जहां एक बहुत ही बड़ा और सुंदर नीला फूल लगा होता है। ये क्या है? ये तो बस एक बड़ा सा नीला फूल है। मणि कहाँ है? दंश, इसी फूल के अंदर वह नील मणि छुपी है। इसे सिर्फ नागवंश का खून ही हासिल कर सकता है, यानी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की शक्ति ही इस मणि को इस फूल से बाहर निकाल सकती है। नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है। उसकी आंखों से एक तेज नीली रोशनी निकलती है और वो नीला फूल धीरे धीरे खिलने लगता है। फूल के बीचों बीच से दिव्य नील मणि चमकने लगती है। जैसे ही नंदिनी उस नील मणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, दंश अचानक उसे जोर से धक्का दे देता है। दंश, ये तुम क्या कर रहे हो? वह नीलमणि छोड़ दो, तुम पागल हो गए हो क्या? अब मुझे सिर्फ यही नीलमणि चाहिए। और रही बात उस चाबी की, तो वो तो मैंने तुमसे उसी वक्त छीन ली थी जब तुमने नागलोक का द्वार खोला था। अब ये नागलोक और ये मणि सब मेरा है। मैंने तो वो चाबी तुम्हें सिर्फ भरोसा करके रखने को दी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते दंश, तुम मेरे साथ ऐसा छल नहीं कर सकते। हाँ, ये सब मेरा बदला था नंदिनी। अब वो नीलमणि मेरी है और इस नागलोक के द्वार की चाबी भी। मैं इस द्वार को हमेशा के लिए
बंद कर दूंगा ताकि कोई कभी यहाँ से बाहर ना निकल सके। नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए रुक जाओ, सबको कैद मत करो। दंश नंदिनी की एक नहीं सुनता और नीलमणि लेकर नागलोक से बाहर निकल जाता है। वो बाहर से द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देता है और वापस धरती लोक की ओर भाग जाता है। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास ही छिपी दासी रूपमती ये सब देख लेती है। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, मुझे तुरंत महारानी को ये बात बतानी होगी। रूपमती वहाँ से महल की ओर भागती है। दूसरी तरफ महारानी सर्पाक्षी अपने सिंहासन पर बैठी बेचैन महसूस कर रही थी। आखिर मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे किसी ने नागलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरा भ्रम है। दुहाई हो महारानी, गजब हो गया। क्या हुआ रूपमती, तुम इतनी बदहवास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? महारानी, राजकुमारी नंदिनी वापस आ गई हैं। क्या मेरी बेटी जिंदा है? वे ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची वापस मिल गई। मुझे पता था कि उसे कुछ नहीं हो सकता। वे कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। पर महारानी, इसके साथ एक बहुत बुरी खबर है। अब क्या हुआ? जल्दी कहो। नंदिनी यहाँ अकेली नहीं आई थी, वे अपने साथ दंश नाम के एक मानव को लेकर आई थी। उसी दंश ने हमारे नागलोक की नीलमणि और द्वार की चाबी छीन ली है और हमें यहाँ कैद करके धरती लोक पर भाग गया है। ये सुनते ही महारानी सर्पाक्षी की आंखों में अंगारे दहकने लगे। मुझे आभास हो गया था कि जरूर कुछ गलत हो रहा है, यानी उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब उसको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। महारानी सर्पाक्षी वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधा उस स्थान पर पहुंचती है जहां नंदिनी बैठी रो रही है। आखिर आप आ गई माँ। आपको देखकर मुझे वही मंजर याद आ रहा है कि कैसे आपने मुझे समंदर में फेंक दिया था। भला ऐसी भी कोई माँ होती है जो अपने ही संतान को अपने हाथ से मौत के मुंह में छोड़ आए? अपनी जुबान बंद करो। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किसको लेकर आई थी? वह दंश कौन था? मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। हम यहाँ एक अच्छा जीवन जीने और विवाह करने आए थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मूर्ख लड़की, तुम्हें पता भी है कि वह सब उन लोगों की चाल थी। उनका मकसद सिर्फ नागलोक में प्रवेश करना था। आज तुम्हारी नादानी की वजह से हम सब लोग नागलोक में कैद हो गए हैं। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। हम सब यहाँ कैदी बनकर रह जाएंगे। आप ये क्या कह रही हैं माँ? नहीं, दंश ऐसा नहीं कर सकता। उसे लालच जरूर आया होगा, लेकिन मैं मुझे सच्चा प्रेम करता है। उसकी माँ भी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाने के लिए तैयार थी। वह बहुत अच्छा है। जब आपने मुझे मरने के लिए छोड़ा था तो उसी ने मेरी जान बचाई थी। मूर्खता की भी सीमा होती है नंदिनी। जिस औरत को तुम अपनी रक्षक समझ रही हो वह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कालिका है। वह तुम्हें बचाने नहीं बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल करने आई थी। वह सब एक सोची समझी साजिश थी, एक खेल था जिसमें तुम्हें मोहरा बनाया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी अच्छी थी दिखने में, फिर भी उसने इतना बड़ा खेल खेला। मुझे माफ कर दो माँ। महारानी की बातें सुनकर नंदिनी का दिल बैठने लगा। तभी रानी सर्पाक्षी अपनी शक्तियों से खंभे के पीछे छिपी सेविका रूपमती को घसीटते हुए सामने लाती है। तुम हम लोगों की बातें सुन रही हो, यानी तुम्हें सब कुछ पता था। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। मैं कालिका की बरसों पुरानी दासी हूँ। उसने मुझे यहाँ सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि मैं नागलोक की हर कमजोरी की खबर दे सकूं। पूरा सच बताओ रूपमती, आखिर इन दोनों ने ये सब कैसे किया? कैसे उन्होंने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। ये उस समय की बात है। मधापुर नामक गांव में कालिका अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी एक आदमी भागते हुए कालिका के घर पहुंचता है। कालिका, 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 अनर्थ हो गया। तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। नागलोक की रानी ने उसे खत्म कर दिया। नहीं,
मेरा भाई, मेरा इकलौता सहारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कालिका बदहवास होकर भागती है और अपने भाई के शव के पास पहुंचती है। पास ही उसका छोटा भतीजा दंश रो रहा होता है। कालिका उसे अपनी गोद में उठा लेती है। माँ तो पहले ही मर गई थी, अब मेरा भाई भी चला गया। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? पर नहीं, ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैं इसे जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती। वक्त बीतता है। कालिका दंश की परवरिश करने लगती है और एक दिन वो दंश को लेकर बैठी हुई होती है। तभी वहां देव आ जाता है। कालिका, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, पर तुम्हें इस बच्चे को छोड़ना होगा। मैं दूसरे का बच्चा नहीं पाल सकता। तभी हरि भी आ जाता है। अरे कौन करेगा शादी तुझसे? जिसकी गोद में पहले से ही किसी और का बच्चा हो, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अरे इसे छोड़ दो, तभी तेरा घर बस पाएगा। जो मेरे भाई के बच्चे को नहीं अपना सकता, कालिका उसे कभी नहीं अपनाएगी। चाहे मुझे पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पड़े, पर मैं इसे पालूंगी। फिर सभी गुस्से में वहां से चले जाते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतता है। कालिका दंश के कान में नफरत भरते हुए उसे बड़ा करती है। देख बेटा वंश, आज तो ये तबाही मची है। वह सब मेरी बरसों की तपस्या है। मैंने अपनी जवानी, अपनी खुशियां सब कुछ चला दिया ताकि तू बड़ा होकर उस नागलोक की रानी का घमंड चूर कर सके। चिंता मत करो माँ, उसको मैं बुरी तरह से तबाह करके ही रहूंगा। दंश ने अपनी बुआ की हर कसम पूरी की महारानी। उसने नंदिनी से प्रेम का ढोंग किया। उसने पत्नी को मायके भेजकर कुंवारा होने का नाटक किया और आज उसने आपके पूरे कुल का अंत कर दिया। माँ, मैं इस नफरत की आग को समझ नहीं पाई। मैं अपनी माँ को दुश्मन और अपने दुश्मनों को खुदा मान बैठी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मार दीजिए मुझे मार दीजिए। मारने के लिए अब बचा ही क्या है नंदिनी? तुमने अपने हाथों से मेरा, अपना और इस पूरे नागलोक का गला घोंट दिया है। नंदिनी अपनी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही, पर सर्पाक्षी ने एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। नागलोक की दीवारें गिरती रहीं और नंदिनी अपनी माँ के प्यार और माफी के लिए तरसती रह गई। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें